अस्सलाम वालेकुम। वोल्टेरा इंटीग्रल को समझने के लिए पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना लाजमन होता है, क्योंकि अगर हम कॉन्सेप्ट्स पहले समझ लेंगे तो थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। तो इंटीग्रल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें इंटीग्रेशन मौजूद हो, तो उस इक्वेशन को हम इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। अगर हम सिंपल ज़ुबान में कहें, जैसे अगर किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो हम उस इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा ही है। और सेम अगर किसी भी इक्वेशन में इंटीग्रेशन आता है उसको हम कहते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। तो इंटीग्रल इक्वेशन का जनरल अंडरस्टैंडिंग तो ये हो गया कि अगर किसी इक्वेशन में इंटीग्रेशन आता है तो वो इंटीग्रल इक्वेशन है। लेकिन जो फॉर्मल डेफिनेशन कहती है कि कोई भी इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन होती है अगर इंटीग्रेशन के अंदर हमारा एक अननोन फंक्शन आ जाए तो वो इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रेड-होलम इंटीग्रल इक्वेशन लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके की इंटीग्रल इक्वेशन थी। एक्स टी न्यू ऑफ टी प्लस म्यू इंटीग्रेशन ए से बी के टी टा एंड एक्स टा डी ऑफ टा। ये इंटीग्रल इक्वेशन थी फ्रेड-होलम की। तो ये जो फ्रेड-होलम है ना, इस फ्रेड-होलम की इक्वेशन को हम इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। यानी कि ये एक इंटीग्रल इक्वेशन है जिसमें हमारे पास एक्स ऑफ टी जो था वो अननोन था और वो हमने फाइंड आउट करना था। म्यू ऑफ टी भी हमें पता था, कर्नल ऑफ भी हमें ये पता था। इसको के टी ऑफ टा को हम कहते हैं कर्नल। इसके बारे में हम देखते हैं। और जो हमारा एक्स था, चूंकि ये एक्स अननोन था तो ये भी हमारे पास एक्स जो है वो अननोन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अननोन फंक्शन है, इंटीग्रेशन के अंदर आ गया है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो ऐसी इक्वेशन है जो इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कर्नल। तो कर्नल क्या होता है? कर्नल एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर ये मैंने कहा कि ये जो कर्नल है ये जो के टी ऑफ टा है ये एक कर्नल है, क्योंकि ये जो कर्नल है ये टी पर भी डिपेंड करता है और एक टा पर भी डिपेंड करता है। यानी कि कर्नल एक ऐसा फंक्शन होता है जो दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। कोई भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में टी और टा दो वेरिएबल्स हैं, तो मैं कहूँगी कि ये टी और टा पर डिपेंड करता है। कर्नल जो है वो एक वेट फंक्शन की तरह काम करता है, जो बताता है कि जो हमारा एक्स और टा जो है, यानी कि जो हमारा अननोन फंक्शन है वो कैसा बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जो कर्नल होता है, हमें ये पता है कि ये दो वेरिएबल्स हो तो वो कर्नल होता है। तो अगर मैं कहूँ कि इसकी जो इस कर्नल की जो डोमेन होगी वो क्या होगी और इसकी रेंज है वो क्या होगी, और अगर मैंने इस कर्नल को डिफ़ाइन करना है, इसकी मैपिंग को डिफ़ाइन करना है, तो वो कैसी होगी। हमें यहाँ से इसकी डेफिनेशन से ही पता चलेगा कि जो कर्नल है वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, टी पे भी डिपेंड करता है और टा पे भी डिपेंड करता है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर इसकी जो डोमेन है, जो हमारी ऊपर वाली इंटीग्रल इक्वेशन थी उसमें हमें डोमेन दी हुई थी क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, तो अगर तो इसकी मैं मैपिंग को कुछ इस तरीके से डिफाइन करती हूँ कि जो मेरा टी है वो भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे बिलोंग करता है और जो मेरा टा है वो भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी से ही बिलोंग करता है। यानी टा के एलिमेंट्स जो हैं वो भी ए बी में से लिए जा रहे हैं और टी के एलिमेंट्स भी ए बी में से लिए जा रहे हैं। तो मैं इसकी मैपिंग को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ, क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी क्रॉस से लेके सेट ऑफ रियल नंबर। चूँकि कर्नल के अंदर दो एलिमेंट्स हमने रखने थे, तो इसमें भी अगर हम दो एलिमेंट्स तब होते हैं जब हम किसी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें दो एलिमेंट्स जो है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में मिलते हैं। तो इसलिए हमने जो टी की जो डोमेन थी वो हमने रखी, टा की डोमेन को रखा, मल्टीप्लाई करवाया। तो इनके मल्टीप्लाई के बाद जो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे वो कर्नल के एलिमेंट्स होंगे और वो एलिमेंट्स को हम इनपुट में रखेंगे तो कर्नल जो है वो हमें आउटपुट देगा कोई रियल नंबर। राइट, तो यही इसकी प्रॉपर्टी है कि जो इसकी डोमेन होती है, यानी कि डोमेन में यानी कि हम इनपुट जो है वो दो एलिमेंट्स कर रहे होते हैं, टी भी कर रहे होते हैं और टा भी कर रहे होते हैं, और इसकी जो रेंज होती है वो हमें सेट ऑफ रियल नंबर मिलती है।
उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो कॉन्टीन्यूस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, अगर हम उसका ग्राफ ड्रा करें तो हमें कोई जंप या होल ना मिले तो ऐसे फंक्शन को हम कॉन्टीन्यूस फंक्शन कहते हैं। तो अगर इसका हम कॉन्टीन्यूस फंक्शन ड्रा करते हैं तो ये जस्ट लाइक दिस है, तो ये जो फंक्शन है इस इंटरवल से लेके इस इंटरवल तक ये कॉन्टीन्यूस है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा ड्रा करें तो ये इस इंटरवल से लेके यानी कि ए इंटरवल से लेके बी इंटरवल तक जो फंक्शन है वो मतलब प्रॉपरली ड्रा नहीं होता, क्योंकि इसमें ये जो ये गैप आ रहा है, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन कहते हैं। आसान ज़बान में अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं और ग्राफ ड्रा कर सकते हैं बगैर पेंसिल उठाए तो वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है। लेकिन अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हुए हमें पेंसिल को उठाना पड़े तो वो फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है। उसके बाद क्लोज्ड इंटरवल है। तो क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है कि अगर कोई भी हमारे पास अगर इंटरवल इस तरीके से होता है तो उसको हम क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, यानी इसके अंदर ए एलिमेंट भी शामिल होता है और ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है स्पेस, हम लेते हैं CAB। जब हम फ्रेडहोलम या वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को प्रूव करवाते हैं या उसे कोई सोल्यूशन निकालते हैं तो हम ये वाली स्पेस यूज़ करते हैं CAB। इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसी स्पेस है कि उस स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे फंक्शन हैं और वो जो फंक्शन हैं वो सारे के सारे कॉन्टीन्यूअस हैं और उनकी जो डोमेन है वो ये क्लोज्ड इंटरवल AB है। लेट्स सी चेक करते हैं। मैं यहाँ पर लिखती हूँ ऑल कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, यहाँ पर हम लिखेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, यानी कि वो सारे के सारे फंक्शन की कलेक्शन जो है जो इस इंटरवल के अंदर आ रही है। कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्टीन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल AB, तो उस स्पेस को हम कहते हैं CAB स्पेस। तो अगर सवाल आए कि जो CAB है ये कैसी स्पेस होती है, ये एक ऐसी स्पेस होती है जिसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो फंक्शंस होते हैं और जो फंक्शंस होते हैं, जो फंक्शंस हमने उठाए होते हैं इसके अंदर वो सारे के सारे कॉन्टीन्यूअस होते हैं हमारे गिवन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल AB पे, ठीक है। और उसके बाद इन फंक्शन की जो मैपिंग है, इन फंक्शन की जो मैपिंग होती है वो कुछ ऐसी होती है F क्लोज्ड इंटरवल AB से सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि अगर हम उस एक फंक्शन को उठाते हैं तो उस फंक्शन में आप इस इंटरवल में से कुछ भी एलिमेंट रखते हैं तो आपको सेट ऑफ रियल नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये होगा स्पेस CAB के बारे में कि ऐसी स्पेस जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होते हैं और उनकी जो मैपिंग है वो AB से रियल नंबर की तरफ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटर। चूँकि जब हमने इस फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना होता है तो यूनिक सोल्यूशन प्रूव करवाना होता है बाय बनाक थ्योरम, तो उसके लिए हमें एक ऑपरेटर डिफाइन करना पड़ता है। जो ऑपरेटर होता है ना ये एक मशीन की तरह होता है। ऑपरेटर एक मशीन की तरह, जैसे हम कहते हैं ना फंक्शन एक मशीन की तरह होता है जिसमें हम इनपुट देते हैं तो हमें कुछ आउटपुट मिलती है, तो ये भी एक ऐसा है, ये भी फंक्शन की तरह है, लेकिन ये एक ऐसी मशीन होती है जिसमें अगर आप इनपुट में अगर आप कोई फंक्शन इनपुट करते हो तो आपको आउटपुट में कोई रियल नंबर नहीं मिलता, बल्कि आउटपुट में भी आपको एक फंक्शन ही मिलता है, ठीक है। अब अगर मैंने इनपुट फंक्शन की है तो मुझे आउटपुट फंक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर मैंने इनपुट कोई और एलिमेंट किया तो मुझे वही उस हिसाब से एलिमेंट मिलेगा। तो अगर इसकी हम मैपिंग की बात करें तो ऑपरेटर की जो मैपिंग होती है वो स्पेस टू स्पेस डिफाइंड होती है। ये याद रखना है कि जो ऑपरेटर होता है उसकी मैपिंग स्पेस टू स्पेस डिफाइंड होती है। अब यहाँ पर आपकी वेक्टर स्पेस हो जाती है, कोई भी स्पेस हो तो उसके अगर हम ना ऑपरेटर डिफाइन करना होता है वो स्पेस से स्पेस होती है, ठीक है। अब चूंकि अगर हम जो हमने ऊपर स्पेस पढ़ी CAB वाली स्पेस, ठीक है, अगर हमने इस स्पेस से हमने अगर एक ऑपरेटर डिफाइन करना होता तो हम ऐसे लिख सकते हैं T CAB से CAB। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम T के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट रख दें, इनपुट करें, इनपुट किस में से कोई ऐसा एलिमेंट रखें, वो एलिमेंट कहाँ से पकड़ना है, इस स्पेस में से पकड़ना है, और इस स्पेस में से जब हम कोई एलिमेंट पकड़ेंगे तो वो फंक्शन होगा और वो कॉन्टीन्यूअस होगा। तो जब भी आप इसमें से कोई इनपुट रखते हो तो आपको जो आउटपुट मिलती है वो भी उसी स्पेस में से ही मिलती है, यानी कि आपको जो एक ऐसी आउटपुट मिलती है जो उस स्पेस
की तरह होती है। उस स्पेस की तरह का मतलब अगर मैंने ये स्पेस उठाई है तो उसकी जो आउटपुट है वो में जो है वो आउटपुट हमें फंक्शन मिलेगी, वो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा और सेम उसकी जो मैपिंग है वो ए बी से सेट ऑफ रियल नंबर की तरफ होगी। उसके बाद कर्नल के टी ऑफ टा के बारे में बताएंगे कि जो हमने इक्वेशन जब हम फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन उठाते हैं या वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन उठाते हैं तो उसमें कर्नल आता है। ये जो कर्नल है ये कर्नल डिफाइंड होता है, ठीक है। अब अगर हम फ्रेडहोल्म यूज़ करते हैं तो जो कर्नल होता है वो हमारा एक स्क्वायर की तरह होता है, ठीक है। और जब हम वोल्टेरा इंटीग्रल में कर्नल डिफाइंड करते हैं तो वो एक ट्रायंगल की तरह होता है। सवाल ये है कि इसमें स्क्वायर होता है और इसमें ट्रायंगल होता है, क्या रीज़न है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसमें यूज़ होता है। अगर हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो वो कुछ इस तरह की होती है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये कुछ इस तरह की होती है, यानी कि दोनों तकरीबन सेम इक्वेशंस होती हैं फ्रेडहोल्म की और वोल्टेरा की, लेकिन इसमें जो लिमिट होती है फ्रेडहोल्म में वो ए से बी होती है, यानी फाइनाइट लिमिट होती है। और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में भी लिमिट फाइनाइट होती है, लेकिन उसकी जो अपर लिमिट होती है वो एक वेरिएबल होती है। अब वेरिएबल है तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी, ठीक है। अब चूंकि जब हम कर्नल को डिफाइंड करते हैं तो कर्नल में हमने पढ़ा था कि कर्नल जो है वो हमेशा दो वेरिएबल पर डिफाइंड करता है, ठीक है। अब आपने कोई फंक्शन आपके पास है, अगर वो कोई फंक्शन ऐसा है तो इसका मतलब है फंक्शन के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक्स वाई प्लेन में है, अभी उठाए जाएंगे, यानी कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे, ठीक है। और कर्नल अगर दो वेरिएबल पर डिफाइंड हुआ है टी पे भी और टा पे भी, तो इसका मतलब है कि जो कर्नल के एलिमेंट्स होंगे वो ऑब्वियसली ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे, और अगर हमने उसको प्लेन में ड्रा करना होगा तो वो टी टा प्लेन में ड्रा होगा, ठीक है। जैसे एक्स वाई होगा वैसे ही टी टा होगा। टी को हमने एक्स एक्सिस में लिखना है और टा को वाई एक्सिस में लिखना है। तो अगर लिमिट जो है वो इसकी डिफाइंड है, यानी कि उसने यहाँ पर हमें पता है कि जो टी है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे बिलोंग करता है, हमें पता है कि इसकी जो टी है वो क्या करता है, वो बिलोंग करता है ए से बी की तरफ बिलोंग करता है। लेकिन ये जो टा है इसमें भी उसने बता दिया कि जो टा है, टा की जो लिमिट है वो ए से लेके बी तक है। तो अगर हम फ्रेडहोल्म इंटीग्रल का कर्नल ड्रा करें तो ये हमारे पास ए होगा, ये बी होगा, और यहाँ से ये ए और ये बी। चूँकि टी की भी लिमिट ए से बी थी और टा की भी लिमिट ए से बी थी, तो मतलब कि हमें यहाँ से एक स्क्वायर रीजन मिलेगा, किसमें, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल के कर्नल में, ठीक है। तो अगर हमने फ्रेडहोल्म इंटीग्रल का कर्नल डिफाइंड करना हो, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, तो वो जो कर्नल की जो मैपिंग होगी वो सिंपल क्या होगी, ए बी क्रॉस से कहाँ तक जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल में अपर लिमिट में हमारे पास वेरिएबल टी आ गया है, ठीक है। यानी कि टी की जो वैल्यू है वो हम ए टी की हमें पता है कि जो टी है वो बिलोंग करता है ए से बी के दरमियान में, ठीक है। यानी कि मैं अगर इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू टी एंड टी इज़ लेस देन इक्वल टू बी। लेकिन जब टा है, वो जो टा है वो टा किसके अंदर बिलोंग करता है, टा की जो लिमिट डिफाइंड है वो ए से टी है, तो इसलिए हम टा को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो टा की जो वैल्यू है वो ए इज़ लेस देन टा एंड टा इज़ लेस देन टी, ठीक है। यानी कि जो हमारा टा है वो टी के मुकाबले में छोटा है। टी अगर बी तक ख़त्म हो रहा है तो टा उस हिसाब से उसकी वैल्यू पे ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब है जो टा है वो टी पर डिपेंड करता है। तो जब हम अगर इसका ड्रा करें तो ए से बी की तरफ यहाँ पर ड्रा करेंगे और यहाँ पर भी ए से बी की तरफ ड्रा करेंगे, ठीक है। अगर हम इसके लास्ट इंटरवल की बात करें तो इस केस में ये हमें एक ट्राइंगल रीजन देता है। कैसे, अगर हम इस डायगोनल लाइन की बात करें तो इस डायगोनल लाइन में हमारे पास ये जो टी और टा है ये दोनों आपस में बराबर है। अगर हमारे पास जो है ये बी की जो वैल्यू है अगर वो यहाँ पर होती तो जो हमारा टा था वो इस हिसाब से इसकी वैल्यू पे होता, ठीक है। यानी कि जो ये जो ट्रायंगल रीजन बन रहा है ये हमारे टी वेरिएबल की वजह से बन रहा है, क्योंकि जो टा होता है वो टी वेरिएबल पर डिपेंड करता है और जो टी है वो ए से बी की तरफ डिफाइंड करता है। तो इस वजह से कुछ एक ट्रायंगल रीजन इस तरीके से बन रहा होता है। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का थ्योरम है कि अगर हम ये वाली वोल्टेरा इंटीग्रल, तो थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर आपके पास ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को अगर आप यूज़ करते हो जिसमें म्यू ऑफ टी जो है वो एक कॉन्टीन्यूअस होता है, और ये जो कॉन्टीन्यूअस है ये हमारी स्पेस के ही एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर ये हमारा स्पेस का ही एलिमेंट है तो मतलब ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। ये आपको कंडीशन दी हुई है कि म्यू ऑफ टी जो है वो
कॉन्टीन्यूअस है इस स्पेस में, और के टी ऑफ टी जो है ये भी हमारा कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होता है एक ट्राइंगुलर रीजन आर पे। तो फिर हम कहते हैं कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिलता है म्यू की